चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओबी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड उसकी यूनिट 4 जो कि लीडरशिप पे बेस्ड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लीडरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं बाय रॉबिन्स एंड जॉर्ज, जिन्होंने 2013 में दी थी। इसके अकॉर्डिंग लीडरशिप क्या एक एबिलिटी है जिससे आप इन्फ्लुएंस कर पाओ ग्रुप में आप फॉलोअर्स को बोल रहे हैं टूवर्ड्स द अचीवमेंट, जो भी उनके गोल्स हैं या जो भी उनकी विजन है उसको। तो जो लीडर है वो हेल्प करता है अपने फॉलोअर्स को कि वो अचीव कर पाए अपने गोल्स को। और लीडर जो है वो विद इन द ग्रुप भी हो सकता है एज वेल एज बाय फॉर्मल अपॉइंटमेंट, कोई और भी अपॉइंट कर सकता है। अब लीडरशिप जो ओबी में होता है ये क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। व्हाट इज ओबी? ओबी इज अगेन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो यूज करता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जिससे वो इम्प्रूव कर पाए एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इन वर्क प्लेस। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक गोल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्पायर करते हैं अपने टीम मेंबर को कि वो अचीव कर पाए जो ये स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक गोल्स की आप एचआरएम की वीडियोस देख सकते हैं। Now, leadership is a continuous process that involves guiding employees every time and monitoring them to make sure that their efforts are going in the same direction. ठीक है, अब जो आपके गोल्स हैं उसी के डायरेक्शन में आपके जो एफर्ट्स हैं वो जाने चाहिए। ये नहीं आपका गोल कुछ और है, आप एफर्ट्स किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगेन लीडरशिप क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करे कि आप गाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को। कौन कर रहा है? लीडर कर रहा है। ठीक है। Now, leadership जो है वो it plays a crucial role in shaping organizational behavior as it sets the vision and goals, model behavior, communicate करते हैं ये लोग effectively, engage करते हैं employees को, decision making, resolve conflicts भी ये लोग रिजॉल्व करते हैं, मैनेज करते हैं चेंज को, इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, प्रमोट करते हैं कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लीडरशिप। तो देखो, अब लीडरशिप क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं, राइट। तो लीडरशिप क्या एबिलिटी है जिसमें इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो अचीव कर सके कॉमन गोल, कॉमन पर्पस। ठीक है, कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो दैट दे आर विलिंगली कोऑपरेटिंग फॉर द फुलफिलमेंट फॉर द सेम। फिर आ जाता है अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको आप अटेन कर रहे हो। तो पहले है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों का बिहेवियर। ठीक है, अब जब वो हो जाएगा, वो उससे हम क्या करेंगे? अटेन कर पाएंगे अपना कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो लीडरशिप का अगेन वही होता है कि आप गाइड करो पीपल को इन एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। द लीडर ब्रिंग्स द पीपल एंड देयर एफर्ट्स टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। अभी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा, क्योंकि जो लीडर है वो हर वक्त गाइड करते रहता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, एवरी टाइम, एंड ऑल्सो मॉनिटर देम टू मेक श्योर दैट उनके जो एफर्ट्स है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगेन नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, कंसाइजली एंड टैक्टफुली इज इज अ क्रूशियल लीडरशिप स्किल, कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एकदम टैक्टफुली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, और कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट लिसनिंग बट एक्टिवली लिसनिंग, ठीक है, टू योर सबऑर्डिनेट्स, और उनको रिस्पॉन्ड करना है। तो अब इसके अंदर आप शेयर कर रहे हो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सोलाइटिंग इनपुट्स एंड न्यू आइडियाज़। ठीक है, अब यहाँ पे वही क्लैरिफाई कर रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग्स उस वक्त सबके बारे में। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है लीडरशिप की? लीडरशिप जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम सबको पता है ओबी में, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इनिशिएटिंग एक्शन, मतलब लीडरशिप जो है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड इवन बिफोर द वर्क स्टार्ट। उससे पहले लीडरशिप एक, मतलब जो लीडर होता है वो सोचता है क्या करना है, एंड हर एक उसमें देखता है, तो ये एक्शन इनिशिएट करता है। कोई भी प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन की तरफ जो एक्शन होता है वो लीडर ही जनरली सबसे पहले करता है। अ लीडर इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट द पॉलिसीज एंड प्लान्स टू सबऑर्डिनेट, जो उनको बताता है, प्रोवाइड करता है मोटिवेशन। ठीक है, किस तरीके से आप उनको इंसेंटिव्स देते हो, कई बार राइट, कई बार फाइनेंशियल होते हैं, कई बार नॉन फाइनेंशियल होते हैं, उनको अप्रिसिएशन देते हो। ठीक है, उनको अप्रिशिएट करते हो उनके काम को। तो ठीक है, तो ये होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स इन इंडिविजुअल्स लाइफ। देन प्रोवाइडिंग गाइडेंस, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी होती है। अ लीडर नॉट ओनली सुपरवाइज द एम्प्लॉयज बट ऑल्सो गाइड्स देम इन देयर वर्क। ठीक है, वो एम्प्लॉय को सिर्फ सुपरवाइज ही नहीं कर रहे, जो लीडर है वो सिर्फ सुपरवाइज ही नहीं कर रहा है एम्प्लॉयज को, बट दे ऑल्सो गाइड्स देम कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। तो गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसी की वजह से दे रीच जो उनके गोल्स हैं उसको।
इफेक्टिवली और अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और उनके एफर्ट्स वेस्ट नहीं हो जा पाते बिकॉज उनको वो गाइडेंस मिल रही है। कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, जो इफेक्टिव लीडर होता है वो क्रिएट करता है, सस्टेन करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म अमंग हिज फॉलोअर्स, ठीक है। और ही प्रोवाइड्स एडवाइस एंड गाइडेंस बाय विच सबॉर्डिनेट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर क्वालिटीज एंड केपेबिलिटीज, कि उन्हें पता चले कि उनकी क्या क्वालिटीज एंड केपेबिलिटीज हैं। तो जो लीडर होता है वो एक्ट एज अ कोच, मतलब वो एक्ट करता है एज अ कोच एंड काउंसलर टू अपने सबॉर्डिनेट्स को, एग्जाम्पल सेट करता है कि आपको ऐसे वर्क करना है। लीडर जो है वो सर्व करता है एज एन एड फॉर फॉर्मल अथॉरिटी इन ऑब्टेनिंग डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम सबॉर्डिनेट। तो वही जो गुड लीडर होता है वो सर्व करता है एज अ फादर फिगर, और जो मेंबर्स होते हैं वो गेन करते हैं स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, ठीक है, और आइडेंटिफाई इमोशनली विद हिम। अब मोराल बिल्डिंग, ठीक है, मोराल बिल्ड करते हैं, उनको प्रेस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उससे उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप फैसिलिटेट होते हैं, इंटरेक्शंस होती है दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में या मेंबर्स ऑफ द ग्रुप में। अब बिल्डिंग वर्क एनवायरनमेंट, अब सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इतना, तो उससे क्या है, वर्क एनवायरनमेंट बिल्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहा है, डिसएग्रीमेंट्स भी आ रहे हैं तो एग्री कर रहे हैं सूटेबल क्लैरिफिकेशन के साथ, ठीक है, हैंडल करते हैं केयरफुली एंड डज नॉट अलाउ इट टू एड एडवर्सली इफेक्ट द एंटिटी, ठीक है। तो वही पॉजिटिव एंड एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट हेल्प टू द स्टेबल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन, नाउ कोऑर्डिनेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की कि कोऑर्डिनेट करवाता है। जो गुड लीडर होता है वो फॉस्टर करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द टीम स्पिरिट अमंग हिज फॉलोअर्स, ठीक है, कि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, टीम स्पिरिट है, तो उससे क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बनता है बाय हार्मोनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। तो लीडरशिप क्या है, कोहेसिव फोर्स है जो होल्ड करती है ग्रुप को इंटैक्ट, ठीक है। अब व्हाट इज ऑपरेशनल लीडरशिप, ऑपरेशनल लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप स्किल्स जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मतलब बेसिकली मैनेज करते हैं डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, ये भी वही करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वर्क एक्टिविटीज, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, सेटिंग ऑपरेशनल गोल्स एंड अलाइन विद द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं टीम्स को, ठीक है, वही इसमें पढ़ेंगे। फिर मॉनिटरिंग ऑपरेशन जो डे टू डे सारे होते हैं ना, आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स और इश्यूज एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर स्मूथ वर्कलोड, ठीक है, वर्क फ्लो। अब बिल्डिंग एंड एम्पावरिंग टीम, तो मतलब बेसिकली जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको और ऑपरेशंस को ये लुक थ्रू करते हैं और बिल्ड करते हैं एम्पावरिंग टीम एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस, जो हमने ऊपर देखा था। अब लीडरशिप स्टाइल्स भी कुछ होते हैं, अब डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल कैन हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये सब क्या होता है, अब मैं इनको ना कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को समझाती हूँ। तो अब जब हमने लीडरशिप पढ़ा तो इससे पहले मैं लीडरशिप का आपको नेचर को बताती हूँ कि अब जो नेचर क्या है, एक तो पर्सनल क्वालिटी है, लीडरशिप हर किसी में नहीं हो सकती। लीडरशिप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके की हो सकती है, इसमें आपको नीड फॉलोअर्स, फॉलोअर्स की जरूरत होती है, इन्फ्लुएंस कर रहे हो और इंस्पायर कर रहे हो फॉलोअर्स को, रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल की, कॉमन गोल है जो हमने पढ़ा, अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल कैन बी चेंज विद टाइम, लीडरशिप स्टाइल जो भी हम पढ़ेंगे ये भी विद टाइम जो है चेंज हो जाते हैं। और लीडर और जो मैनेजर होता है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम हो। अब जो हमारे लीडरशिप स्टाइल होते हैं वो जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, तो हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब हम 4 पॉइंट्स सबसे पहले देखते हैं। मीनिंग क्या ऑटोक्रेटिक का, मतलब जहाँ पे सारे डिसीजन जो है वो सुपरवाइजर या जो सुपीरियर है वो ले रहा है, ठीक है। अथॉरिटी किसको होती है, जो सुपरवाइजर है, ठीक है, उसी के पास। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। ऑटोनॉमी, जो फ्रीडम होती है किसको, सबऑर्डिनेट को नहीं है फ्रीडम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है तो इसमें सिंगल डिसीजन मेकर होता है एट द टॉप, जो एक्सरसाइज करता है फुल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टाइल जो है कैरेक्टराइज्ड है बाय टॉप डाउन अप्रोच, वे जो लीडर है वो डिसीजन बनाते हैं और बाकी सब सिर्फ उनके डिसीजन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है, सुपरविजन के पास है। ऑटोनॉमी सबऑर्डिनेट्स को है, नहीं है। सूटेबिलिटी कहाँ पे, जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, तो उनको कौन, एक ही इंसान हेड करेगा, लीड करेगा, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो इम्पैक्ट जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे इज ऑफन वन ऑफ स्ट्रिक्ट हायरार्की एंड लिमिटेड इनोवेशन। लिमिटेड इनोवेशन है, एक इंसान का ही क्रिएटिविटी और आइडियाज हैं वो सब लोग कर रहे हैं बस। एम्प्लॉयज में भी feel disengaged या disempowered, ये resulting in culture of compliance rather than collaboration। तो collaborate नहीं कर रहे, compliance कर रहे हो, बस obedience हो रही है, जो आपको बोल दिया बस आप obey कर रहे हो। फिर उसके बाद
because you are complied to do that work. अब उसके बाद आ जाता है जी डेमोक्रेटिक स्टाइल. व्हाट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल? डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है वो कैरेक्टराइज होती है जहाँ पे लीडर जो है वो इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉयज को इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है. और दे सीक इनपुट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज फ्रॉम देयर टीम मेंबर्स. ठीक है. कि अपने आप सब लोग मुझे अपने अपने इनपुट दे दो, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है वहाँ पे. तो ये जो है वो इंकरेज करता है कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी, ओपन कम्युनिकेशन, टीम वर्क. एम्प्लॉयज जो है वो फील करते हैं वैल्यूड एंड आर मोर लाइकली टू बी इंगेज एंड कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मीनिंग में वही है कि ऑल डिसीजन आर टेकन बाय म्यूचुअल कंसेंट. सब लोग ले रहे हैं. अथॉरिटी किसको है? लाइज विद बोथ. ठीक है. तो यहाँ डिसेंट्रलाइज है, सबके पास है, मतलब सबऑर्डिनेट के पास भी है और जो आपका सुपीरियर है उसके पास भी है. ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं फ्रीडम है सबऑर्डिनेट्स को कि नहीं आप यहाँ पे, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं. और सूटेबिलिटी जहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपेरेटिवली स्किल्ड एंड एजुकेटेड है, क्योंकि ऊपर वाले में वो स्किल्ड और एजुकेटेड नहीं थे. तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग द content of these leaderships. So now next is bureaucratic leadership. What is bureaucratic leadership? Bureaucratic leadership में क्या होता है? जो लीडर होता है वो सिमिलर होता है ऑटोक्रेटिक से, बट यहाँ पे क्या है, लीडर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके टीम मेंबर्स है ना वो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो उसने लिखे हैं उसी के हिसाब से चले, या किसी और ने लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग चले. तो यहाँ पे फिक्स ड्यूटीज एंड हायरार्किकल सिस्टम होता है वेयर ईच एम्प्लॉय हैज टू सेट a list of responsibilities and there little need for collaboration and creativity. तो यहाँ जो collaboration है creativity का कम है क्योंकि सबको असाइन कर रखा है काम और सबको उसी में करना है. तो दिस लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव इन हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज. जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे ब्यूरोक्रेटिक है ना, सब लोग अपना अपना दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, फाइनेंस, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट. दिस स्टाइल may be fit in your leadership approach if you are detail oriented, task focused, value, rules and structure, are strong willed and self disciplined and have a great work ethic. right. फिर लास्ट हमारा नॉट लास्ट एक्चुअली, फिर आ जाता है लेजी स्फेयर लीडरशिप. यहाँ पे क्या होता है लेजी स्फेयर लीडरशिप में क्या होता है, आप अलाउ करते हो एम्प्लॉयज को कि हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. तो यहाँ पे क्या होता है कि आप फुल फ्रीडम दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को. तो ऑटोनॉमी कितनी है? फुल फ्रीडम. अथॉरिटी किसके पास है? और किसके पास है? यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के पास है. यहाँ पे रोल ही नहीं है जो हमारा सुपरवाइजर. सुपरवाइजर बस क्या करता है, वो बस वो क्या कहते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. और यहाँ पे जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? सबऑर्डिनेट ही लेता है. तो अथॉरिटी, ऑटोनॉमी, मीनिंग सब कुछ क्या है इसके पास है, सबऑर्डिनेट्स के पास है. और ये सूटेबल कहाँ पे? जहाँ पे एम्प्लॉयज जो हैं वो कंप्लीटली स्किल्ड एंड एजुकेटेड है, सब कुछ सारे डिसीजन वो खुद ले सकते हैं. लेकिन जो जो रिसोर्सेज है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सुपरवाइजर. ठीक है. तो यहाँ पे ये फॉस्टर कर सकता है इंडिपेंडेंस, क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो रिजल्ट कर सकते हैं ना लैक ऑफ डायरेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी. तो सब लोग कह देंगे मैं तो इस चीज़ में अच्छा था तो मैंने ये कर लिया, कोई कह रहा है कि मैंने तो कुछ काम ऐसा जो रह भी जाएगा, कोई ऐसी जॉब होगी जो कोई भी नहीं करना चाह रहा है. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अंडर लेजीज फेयर leadership can be characterized by a sense of freedom but may lack cohesion and clear sense of purpose. इसके अलावा एक पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटलिस्टिक स्टाइल भी होता है जो बहुत एटोक्रेटिक जैसा होता है, जहाँ पे जितने भी डिसीजन है वो सुपीरियर ही ले रहा है क्योंकि वो एज पेरेंट काम कर रहा है. अथॉरिटी वो अगेन सुपरवाइजर के पास होती है, फ्रीडम सबऑर्डिनेट्स को नहीं होती है, और एम्प्लॉयज जो है अनस्किल्ड एंड एजुकेटेड होते हैं. इसके अलावा एक और आती है दैट इज मैनिपुलेटिव लीडरशिप. अब इसके अंदर क्या है कि स्टाइल, मतलब यहाँ पे क्या है, जो लीडरशिप है वो पावर एंड कंट्रोल होता है जिससे वो अचीव कर सके गोल. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की जो वर्नेबिलिटीज हैं या जो पर्सनल कनेक्शन है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है. ठीक है. तो मैनिपुलेटिव लीडर्स मे बी इमोशनल टैक्टिक, मे यूज इमोशनल टैक्टिक, जिससे वो गिल्ट ट्रिप करें जैसे कि, ठीक है, या इमोशनल कोर्जन या लिवरेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप टू अचीव कंप्लायंस और लॉयल्टी. ठीक है. दे मे ऑल्सो यूज डिसेप्टिव कम्युनिकेशन सच एज ट्रूथ एंड इंफॉर्मेशन टू मैनिपुलेट परसेप्शंस. ठीक है. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. नाउ थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप थ्योरीज जो हैं, सबसे पहले जो लीडरशिप की थ्योरी आई थी वो ग्रेटमैन थ्योरी थी. वो किसने प्रपोज की थी? बाय थॉमस कैरियल इन 1940s. अकॉर्डिंग टू इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो ग्रेट लीडर्स आर सिंपली बॉर्न विद नेसेसरी
इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि कैरिज्मा, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स जो मेक करती है उनको नेचुरल बॉर्न लीडर्स। सो सुनो, तो जो ग्रेट लीडर्स हैं आर बॉर्न एंड नॉट मेड, वो किसने कहा था? ग्रेट मैन थ्योरी में बात हुई थी उसके बारे में। अब ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो अज्यूम करती है कि लीडरशिप कैपेसिटी जो होती है इनहेरेंट होती है। ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। दीज थ्योरीज ऑफन पोर्ट्रे ग्रेट लीडर्स heroic, mythic, and destined to rise from to leadership when needed. The term great man was used because at the time leadership was thought of primary as a male. तो leadership सिर्फ कौन दिखाता था? मेल, इसलिए थ्योरी का नाम है ग्रेट मैन। तो ये मेल क्वालिटी मानी जाती थी, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप को जब हम ध्यान में रखते हैं। सच थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल कैन नॉट लर्न हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग लीडर्स, वो इनेटली हमारे अंदर होता है। इट्स आइदर समथिंग यू आर बॉर्न विद और बॉर्न विदाउट इट। तो इट्स वेरी मच अ नेचुरल अप्रोच ऑफ एक्सप्लेनिंग लीडरशिप, बहुत नेचुरलिस्टिक थी। ये जो थ्योरी है वो क्रिटिसाइज होती है बिकॉज ये सिर्फ मैन पे फोकस करती है, वुमेन का यहाँ पे बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और हर लीडर जरूरी नहीं है कि बॉर्न हो, ठीक है। तो काफी जो होते हैं वो मीड भी होते हैं, कुछ लोग बनाए भी जाते हैं लीडर, ठीक है। और दिस थ्योरी डज नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर्स जैसे कि सबऑर्डिनेट प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट, तो जो सिचुएशन फैक्टर्स होते हैं उनको अकाउंट में नहीं लाया है यहाँ पे। फिर इसके बाद आती है ट्रेड थ्योरी। व्हाट इज ट्रेड थ्योरी? ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी ना, इनके अकॉर्डिंग भी यही होता है कि कुछ ट्रेड्स होते हैं जो इनहेरेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी जो लीडर्स हैं आर बॉर्न एंड नॉट मेड। तो दीज टू थ्योरीज आर बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल ओनली, ठीक है। इनहेरेंट सर्टेन क्वालिटीज एंड ट्रेड्स दैट मेक देम बेटर सूटेड टू लीडरशिप। ट्रेड often identify a particular personality or behavioral characteristic shared by a leader. For example, a trait like extroversion, self-confidence, and courage are all traits that could potentially be linked with a great leaders, ठीक है। उसके बाद ग्रेट लीडर्स के बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं लीडरशिप वाले, बट स्टिल वो ये यूज नहीं करते हैं कभी, या फिर पोजीशन नहीं ले पाते लीडरशिप की। मतलब कि उनके पास ये होती, मतलब लीडरशिप ट्रेट्स हैं बट वो ऐसी सिचुएशन में ही नहीं जा रहे जहाँ पे उनकी लीडरशिप स्किल जो है वो पोर्ट्रे हो। तो ये इसका एक क्या कहते हैं ड्रॉबैक भी है, ठीक है। सम पीपल लैक सम ऑफ द की ट्रेट्स ऑफन एसोसिएटेड विद इफेक्टिव लीडरशिप येट एक्सेल एट लीडिंग ग्रुप्स। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये ट्रेट नहीं होते बट स्टिल वो बहुत कुछ आगे कर जाते हैं, ठीक है। और सबके कई बार ट्रेड्स भी अलग अलग होते हैं, किसी में कुछ ट्रेड होता है, किसी में कुछ ट्रेड होता है। और हम डिग्री ऑफ ट्रेड नहीं बता सकते कि चेक नहीं कर सकते कि कितना डिग्री ऑफ ट्रेड हमारे अंदर है या कितना नहीं है, और सबकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। और अगेन सिचुएशनल फैक्टर्स की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। और यहाँ पे इसके जो यहाँ पे मैंने एक्सट्रोवर्जन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज की बात की, इसके अलावा कुछ और भी ट्रेड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एम्पैथी, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, मोटिवेशन, विजन, डिसाइसिवनेस, objectivity and fairness, technical skills, communication skills, these are very important traits, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी behavioral theory, ठीक है। These are based upon the belief that great leaders are made not born। तो ये लोग कहते हैं कि भाई जो ये जो लीडर्स होते हैं वो बनते हैं, वो बॉर्न नहीं होते हैं। रूटेड इन बिहेवियरिज्म, बिकॉज बिहेवियरिज्म का हमेशा ये थिंग्स कैन बी लर्नड, ठीक है। तो हम आज जो भी हैं इट्स बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंसेस एंड थिंग्स दैट एनवायरमेंट आर सराउंडिंग्स हैज टॉट अस, यू नो। सो तो इसी हिसाब से जो लीडरशिप थ्योरी है वो यही बोलती है कि एक्शंस ऑफ लीडर्स नॉट ऑन मेंटल क्वालिटीज और इंटरनल स्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कैन लर्न टू बिकम लीडर्स थ्रू टीचिंग और ऑब्जर्वेशन। अगर टीचिंग या ऑब्जर्वेशन हो रही है तो वही बिहेवियर ऑफ लीडर जो है वो डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा बिहेवियर है लीडर का टूवर्ड्स देयर फॉलोअर्स, ठीक है। एक सेकेंड, तो उससे पता चलता है कि कितना लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर मेरी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मेरा जो बिहेवियर है टुवर्ड्स माय फॉलोअर्स, तो अगर वो अच्छा है तो मेरे लीडर्स मेरी ज़्यादा बात मानेंगे, तो इन्फ्लुएंस मैं ज़्यादा कर पाऊंगी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और आती हैं, वेट। तो इसके अंदर हम लोग दो रिसर्चेस की बात करेंगे, दैट इज मिशिगन एंड ओहायो स्टडीज। ये दो इम्पॉर्टेंट रिसर्च प्रोग्राम हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सिग्निफिकेंटली टू डेवलप द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है।
अब इसके अंदर पहली हम लोग बात करेंगे मिशिगन स्टडीज़ की। तो मिशिगन स्टडीज़ क्या होता है, वर कंडक्टेड बाय रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सर्वे सेंटर इन द लेट 1940s एंड अर्ली, इस तरफ इस टाइम के बीच में इस दौरान हुआ था। ठीक है, किसने किया था? लेड बाय रेंजन लिकर्ट। These studies focused on identifying the leadership style and behavior that were associated with effective organizational performance and leadership satisfaction. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस हो और यू नो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हो, वो किस लीडरशिप स्टाइल के अंडर होगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो वो था, जो इनका ऑब्जेक्टिव या जो इनका पर्पस था वॉज टू सी कि कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, सी ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो रिजल्ट करता है हायर परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में। ठीक है, अब आप पूछोगे कौन सा, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है अभी। तो वो जो कौन से दो हैं, दैट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। अब आप भी पूछोगे मैम ये क्या होता है अब। ठीक है, तो अब ये होता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो लीडरशिप होती है, एज अ नेम सजेस्ट कि एम्प्लॉय सेंटर्ड है ये। तो एम्प्लॉय सेंटर्ड में क्या, इमोशंस को देखेंगे, एम्प्लॉय के इमोशन, बेसिकली रिलेशनशिप को। दिस स्टाइल इन्वॉल्व लीडर्स हु वर considerate, supportive and emphasize positive relationship with subordinates, जो अपने subordinates के साथ बहुत अच्छे relationship रखते हैं, जो value करते हैं and the value क्या, well being and development of their employees। ठीक है, whereas जो production सेंटर्ड लीडरशिप होती है वो क्या है, ये स्टाइल है जो इन्वॉल्व करते हैं लीडर्स को हु आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल और प्रोडक्टिविटी के मैक्सिमाइजेशन के पीछे पड़े रहते हैं वो होते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। ठीक है, दे एम्फेसाइज टास्क कंप्लीशन एंड अडहर्ड स्ट्रिक्टली टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो ये एम्प्लॉयज कंसिडर्ड एज टूल्स टू गेट वर्क डन, रिजिड रूल्स होते हैं, वर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं, फोकस करते हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। वेरएज जो हमारे जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप वाले होते हैं, जो जो मतलब एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय को देखते हैं एज ह्यूमंस टू गेट वर्क डन, कंसर्न होते हैं विद एम्प्लॉयज, उनके नीड्स, उनके वेलफेयर में, फोकस ऑन एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट पे। ठीक है, तो अब इन दोनों स्टाइल में से ऑफ लीडरशिप कौन सी स्टाइल से परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, दिस वॉज द पर्पज ऑफ मिशिगन स्टडी। आई होप समझ आया हो। आया है तो हम आगे बढ़े। तो जो मिशिगन स्टडी है वो फाउंड करता है दैट द एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप वाज जनरली मोर इफेक्टिव, ठीक है, इन प्रमोटिंग हायर प्रोडक्टिविटी, उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी। अब आप ही पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एम्प्लॉय, जब हम एम्प्लॉय सेंटर्ड स्टाइल होता है ना, तो उससे इंक्रीज कोऑर्डिनेशन होता है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है, वो एब्सेंट कम होते हैं बिकॉज उनको वहाँ पे अच्छे से सेटिस्फैक्शन मिल रही है इस वजह से। तो टर्नओवर भी ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज़ होती है। लेकिन इससे एक चीज़ और हुई थी, इससे ये भी पता चला था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन किस में ज़्यादा होती है, जब प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप होती है। ठीक है, जब ये वाली होती है प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाती है, बट डिससेटिस्फैक्शन ये सब ज़्यादा होता है। लेकिन बढ़िया कौन सी है, एम्प्लॉय सेंटर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी है। तो विच वन इज़ बेटर, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप। ठीक है, फिर सेकंड आती है ओहायो स्टेट स्टडीज़। अब इसमें क्या है, ओहायो स्टेट स्टडीज़ वो कंडक्टेड बाय द रिसर्चर जो ओहायो स्टेट के थे, यूनिवर्सिटी के थे, ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो ये राफेल स्टॉक डिल ने की थी और उनके एसोसिएट्स ने की थी। ठीक है, these studies aim to identify the measures of behavior and traits associated with effective leadership। तो ये किसको एम करा था कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे मेजर्स ऑफ बिहेवियर हैं और ट्रेड्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद इफेक्टिव लीडरशिप, कि उनसे इफेक्टिव लीडरशिप होगी। ठीक है, तो वो कौन से थे वो भी देख लेते हैं हम।
बट उससे पहले हम लोग मिशिगन स्टडीज का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देख लें। इसका ये है कि यहाँ पे ना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स और ग्रुप और सब जो अदर सिचुएशन फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात नहीं की गई है। दूसरी यहाँ पे ये भी बात नहीं कही है कि जो लीडर है उसको भी फॉलो करना होता है दो एक्सट्रीम लीडरशिप स्टाइल्स को। क्यों? एक है बिल्कुल काम काम काम, एक है बिल्कुल लोग लोग लोग, बीच का कुछ नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे ये कॉज एंड इफेक्ट की बात भी नहीं की गई है। कॉज एंड इफेक्ट की बात की, जैसे कि ये नहीं बताया गया कि अगर ये जो हायर प्रोडक्टिविटी हो रही है एम्प्लॉय ओरिएंटेड में, तो वो इसी की वजह से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। कि जो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप है उससे राइज इन प्रोडक्टिविटी जो हो रहा है वो उस वजह से हो रहा है, या प्रोडक्टिविटी इस वजह से हो रही है बिकॉज एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप है। किसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है वो नहीं बताया। ठीक है। अब वापस यहाँ पे आ जाओ। तो अब इसके अंदर क्या था, ओहायो स्टेट स्टडीज ने आइडेंटिफाई किए थे टू की डायमेंशंस ऑफ लीडर बिहेवियर। ठीक है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ऐसे ये जो दो लीडरशिप डायमेंशन है, कौन सा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन, इनमें से इनका इम्पैक्ट क्या होता है एम्प्लॉय के बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन में। कि अगर हम इस वाले डायमेंशन पे चलें या इस वाले डायमेंशन पे चलें तो इनमें से कौन सा अच्छा वाला है जिससे एम्प्लॉय का बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डायमेंशन जो है वो रेफर टू द एक्सटेंट टू विच सॉरी to leader which a leader defined and constructed their role and the roles of the subordinates towards achieving organizational goal। तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल उनके बीच में है, यानी कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, सबके पास क्लियरली कम्युनिकेट हो पा रहा है, असाइन कर रखे हैं टास्क टू एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइज करना उनकी एक्टिविटीज को। ठीक है। तो यहाँ पे टास्क की बात होती है, वेर एज जो कंसिडरेशन है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, असाइनिंग टास्क, शेड्यूलिंग वर्क, establishing कम्युनिकेशन चैनल्स। वेरएस जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं, ये जो डायमेंशन है वो रेफर टू द एक्सटेंट टू विच लीडर शोड कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर सबऑर्डिनेटेड देयर वेलबींग एंड मेंटेन पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे किसकी बात कर रखी है, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है। उनको कितना सपोर्टिवनेस है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कितना है, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट की बात हुई है। तो यहाँ पे वही है कि वेलबींग के उनके बारे में बात की है, मेंटेन पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके बीच में, इन्वॉल्व करते हैं बिहेवियर जैसे बिल्डिंग ट्रस्ट, बीइंग अप्रोचेबल एंड शोइंग एप्रिशिएशन। ठीक है। आई होप समझ आ रहा हो आपको। तो इससे हमें क्या पता चलता है, थोड़ा अब नीचे आ जाओ। तो जो ओहायो स्टेट स्टडीज थी, ठीक है, दे फाउंड कि जो लीडर्स हैं ना, एक सेकेंड इसको थोड़ा, तो जो लीडर्स हैं जिन्होंने एग्जिबिट किया था हाई लेवल ऑफ बोथ, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है और कंसिडरेशन भी ज़्यादा है। ठीक है। तो वो जनरली इफेक्टिव होते हैं इन अचीविंग पॉजिटिव आउटकम, जैसे कि हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। क्यों? अगर सपोज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, स्ट्रक्चर की यानी काम ज़्यादा है लेकिन लोगों पे ध्यान नहीं दिया है, तो क्या होगा, लोग डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। अगर लोगों पे भी ध्यान कम दे रहे हो, काम भी, स्ट्रक्चर भी ढंग से अच्छे नहीं है, तो भी लोग तो और सैड हो जाएंगे। और अगर लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, काम अच्छे नहीं चल रहा, तो भी लोग तो ऑप्टिमल लेवल कौन सी है, जब दोनों हाई है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन दोनों हाई है। ठीक है। तो टुगेदर जब हम देखते हैं, मिशिगन स्टडीज एंड ओहायो स्टडी लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप विच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक लीडरशिप बिहेवियर एंड स्टाइल्स इन इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये जो स्टडी थी ये शिफ्टेड द फोकस ऑफ, एक सेकेंड, ट्रेडिशनल trait based approach to leadership to a more comprehensive understanding of behavior and action that leaders exhibit in the interaction with followers। ठीक है। आई होप आपको बिहेवियरल स्टडी भी अच्छे से समझ आई हो, राइट। तो जब बिहेवियरल स्टडी हो गई उसके बाद कौन सी आती है, कंटिंजेंसी। अब एक कंटिंजेंसी थ्योरी बची है क्योंकि ये बहुत बड़ी है, तो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं आपको समझ आए हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।